नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। सवाल कई हैं। एक वक्त नेपाल को हिंदू राष्ट्र कह के साथ खड़े करने की कोशिश हिंदुस्तान करता रहा, लेकिन वो कौन सी स्थिति आ गई कि अब वहां पर भारतीय मीडिया पर भी पाबंदी, फिल्मों पर भी पाबंदी लगाई चुकी है। इन सब के बीच यह भी सवाल है कि किसान पहली बार 2 अक्टूबर को दिल्ली में जमा होंगे तो वो इस बात का जिक्र क्यों नहीं करेंगे कि राजघाट पर जाएं, वो विजय घाट यानी लाल बहादुर शास्त्री को याद क्यों कर रहे हैं? और क्या कभी इस देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को सोचा कि वाकई इस देश की जरूरत अगर खेती और किसानी है तो नेहरू से लेकर अभी तक के दौर में कोई जब भी यात्राओं पर जाता है तो इस बात का जिक्र क्यों नहीं करता है कि देश में स्थिति कैसे सुधरनी चाहिए? बहुतेरे सवाल आज दस्तक में। और दस्तक में शुरुआत इस बात को लेकर कर रहे हैं क्योंकि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन दिल्ली में किसान मैराथन वॉक करेंगे। और वॉक के भीतर 2 अक्टूबर के दिन जिक्र महात्मा गांधी का नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री का भी होगा, या लाल बहादुर शास्त्री का ही होगा। रिपोर्ट देखिए। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन दिल्ली में पहली बार देश का बदहाल किसान जुटेगा तो महात्मा गांधी नहीं बल्कि उसकी जुबां पर लाल बहादुर शास्त्री होंगे। क्योंकि गांधी का नाम लेकर राजघाट पर जुटने की इजाजत तो गांधी जयंती के दिन सत्ता किसानों को देती नहीं, तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेकर विजय घाट पर ही किसान जुटेंगे और जंतर मंतर तक चल कर जाएंगे। बकायदा विज्ञापन छापकर किसानों की बदहाली बताते हुए जिन किसान नेताओं को याद किया गया उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के अलावे सरदार पटेल, कामराज, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, देवीलाल, वसंत दादा पाटिल को भी याद किया गया है। इसके अलावे एनजी रंगा और टिकैत को भी याद किया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन और एमएस स्वामीनाथन को भी याद किया गया। हमने उन्हीं को चुना जो एक्चुअल में किसानों के साथ में काम किए हैं, किसानों के लिए जो किया है। गांधी जी का नाम मैंने लिया है कि जब राजेंद्र बाबू ने गांधी जी का वो आगे बढ़ाया बिहार में, तो उसके लिए मैंने उनका नाम लिया है। और गांधी को तो हम लोग सबको याद करते रहते हैं। गांधी जी को तो कहना, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी हर बात में गांधी जी को याद कर रहे हैं। और दर्द यही है कि जो किसान देश को पीढ़ियों से खिलाता रहा उन किसानों के हालात खुदकुशी करने वाले क्यों हो चले हैं? खासतौर से गन्ना किसान मर रहा है, चीनी मिल बीमार हो चुकी है। बकायदा विज्ञापन में आंकड़े दिए गए कि 5 करोड़ किसानों का 20,000 करोड़ का बकाया मिलों पर हो चुका है, कोई देने वाला नहीं। चीनी मिलों में लगा 2,40,000 करोड़ का निवेश डूबने के कगार पर है, कोई बचाने वाला नहीं। और किसान के बच्चे स्कूल फीस तक क्या दें, बच्चियों की शादी तक नहीं हो पा रही है। और किसानों की इसी त्रासदी का असर है कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन दिल्ली में देश भर के किसान जुटेंगे, तो उसके लिए मौजूदा वक्त के किसी नेता को याद किया ही नहीं गया, चाहे किसानों के नारे लगाते हुए राहुल गांधी हों। एक मुद्दा किसानों का मुद्दा, गरीब जनता का मुद्दा आपको कोई परे नहीं कर सकता है। या पीएम बनने से पहले किसान को 50% मुनाफा देने का जिक्र करने वाले प्रधानमंत्री मोदी। कृषि के साथ मूल्य वृद्धि अब जरूरी हो गई है। वैसे जो किसान गांधी जयंती के दिन दिल्ली में जुटेंगे वो महात्मा गांधी को याद नहीं कर रहे, ऐसा है नहीं। दरअसल इस विज्ञापन में एक तस्वीर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी है और यह कहकर उन्हें याद किया गया कि महात्मा गांधी ने जो चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया उसकी अगुवाई राजेंद्र प्रसाद ने ही की थी। लेकिन सच यही है कि पहली बार 2 अक्टूबर को किसानों का रेला राजघाट पर नहीं विजय घाट पर जमा होगा। जय जवान जय किसान के नारे को सार्थक करने का बीड़ा अब किसानों ने ही उठाया है। अपनी परेशानी और मुश्किलों के लिए अब सरकार के आगे गिड़गिड़ाने के बजाय अब वो सीधे शास्त्री जी की समाधि पर आते हैं और यहीं से 2 अक्टूबर को शास्त्री जी का जो बकाया है, जो उनके प्रति कृतज्ञता है, उसे भी ज्ञापित करेंगे और इसके साथ ही एक नए आंदोलन की शुरुआत भी। कैमरामैन शकील अहमद खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। जो 2 अक्टूबर के दिन जयंती तो लाल बहादुर शास्त्री की भी है, लेकिन मौका 2 अक्टूबर का और उन सब के बीच किसान अगर दिल्ली में जमा होंगे तो एक सवाल हर जहन में आ सकता है कि इस देश के भीतर नेहरू भी जब पहली बार यात्रा पे निकले, विदेश यात्रा पे, तो उन्होंने बड़े बड़े बांध देखे, बड़े बड़े इंडस्ट्री देखी और पूंजीवाद की उस तस्वीर को जानना समझना चाहा जो समाजवाद से मिलते हुए कहीं ना कहीं इस देश को विकास के नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खड़ा कर सके।
खेती का जिक्र नहीं, किसानी का जिक्र नहीं। कौन सी परिस्थितियां हैं? कोई प्रधानमंत्री बाहर जाके किसानी का जिक्र नहीं करता है, खेती का जिक्र नहीं करता है। आइए आज हमको दिखलाते हैं कि दरअसल अमेरिका और भारत को अगर खेती की दृष्टि से ही एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो भारत की खामोशी का मतलब क्या है। बैटरी से चलने वाली कार हो या तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात या सिलिकॉन वैली जाकर सोशल मीडिया में छाने की धुन, प्रधानमंत्री मोदी हर जगह गए और अमेरिका में अपनी लोकप्रियता के झंडे भी खूब गाड़े। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के साथ जब बातचीत के टेबल पर बैठे तो अमेरिका ने सवाल पर्यावरण को लेकर ही उठाए। President and I share an uncompromising commitment on climate change without affecting our ability to meet the development aspirations of humanity. तो अमेरिका अपनी जरूरत को बाखूबी समझता है। तो पहली बार यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि भारत अपनी जरूरतों को अमेरिका या दुनिया के किसी भी देश में जाकर भूल क्यों जाता है। खास तौर से खेती का सवाल। भारत के किसी पीएम ने आज तक यह कोशिश क्यों नहीं की कि खेती उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर अमेरिका और भारत की ही खेती की तुलना कर दी जाए तो ये जानकर हर किसी को हैरत हो सकती है कि अमेरिका में प्रति हेक्टेयर 7,340 किलोग्राम अनाज होता है, जबकि भारत में प्रति हेक्टेयर महज 2,962 किलोग्राम अनाज होता है। तो अमेरिका में खेती की कौन सी तकनीक है, कैसे कोऑपरेटिव तरीके से खेती होती है या कैसे खेती पर टिके किसान मजदूरों को ज्यादा लाभ मिल सकता है, ये जानने समझने और देश में लागू करने की कोई कोशिश कभी किसी पीएम ने क्यों नहीं की। तो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इफेक्टिव गवर्नेंस, स्किल्ड मैन पावर, रॉ मटेरियल एंड द बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया, ये सारी संभावनाएं ऐसी हैं कि जो मेक इन इंडिया के लिए दुनिया के किसी भी मैन्युफैक्चर के लिए ये स्वर्ग भूमि है। जाहिर है ये सारे सवाल जो प्रधानमंत्री उठाते रहे वो भारत के लिए कितना जरूरी है यह तो दूर की कोटी है, लेकिन जो खेती जरूरी है और वो क्यों जरूरी है यह इससे भी समझा जा सकता है कि दुनिया में जब खेती पर निर्भर लोगों की तादाद 1980 से 2011 के बीच 37% कम हो गई, तो इन्हीं 30 बरस में भारत में खेती पर निर्भर लोगों में 50% की बढ़ोतरी हो गई। फिर ऐसा कहकर भारत बच भी नहीं सकता कि खेती से अमेरिकी जीडीपी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। दरअसल भारत की जीडीपी के मुकाबले अमेरिकी जीडीपी तकरीबन 9 गुना ज्यादा है। इसीलिए खेती से जो लाभ अमेरिका को होता है वो भारत की तुलना में आंकड़ों के लिहाज से भी ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका की कुल जीडीपी 17.42 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत की कुल जीडीपी महज 2 ट्रिलियन डॉलर। वैसे खेती को लेकर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 20 विकसित देशों में प्रति हेक्टेयर जमीन पर भारत की तुलना में औसतन 300 गुना ज्यादा उत्पादन होता है। इतना ही नहीं, खेती को लेकर अमेरिका कितना संवेदनशील है यह इससे भी समझा जा सकता है कि भारत में सब्सिडी का विरोध सरकार ही कर रही है। जबकि अमेरिका में प्रति हेक्टेयर $84 सब्सिडी दी जाती है, वहीं भारत में प्रति हेक्टेयर महज $14 सब्सिडी है। तो सवाल यही है, जब अमेरिका तक पर्यावरण के अपने सवाल को भारत के साथ उठा सकता है तो भारत खेती के सवाल को दुनिया में देखने समझने की कोशिश क्यों नहीं करता। और अगर नहीं करता है तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो बार बार महंगाई के साथ सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मसलन दाल की कीमत 180 रुपए प्रति किलो। रिपोर्ट देखिए। दाल का यह भाव दिल्ली का है, जहां आम आदमी थाली में दाल रखने की सोच भी नहीं सकता। रिटेल मार्केट में दाल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बीते एक महीने में 30 से 35% बढ़कर 180 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचे। दाल की कीमत इतनी बढ़ गई है, सबका भाव 100 रुपए के ऊपर है। 100 से अरहर दाल जो हम लोग रोजाना खाते हैं वो लगभग 150 से 160 रुपए किलो है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। खराब मौसम ने दाल के उत्पादन को घटाया तो सरकार ने 10,000 टन आयात का फैसला कर लिया, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे। दिल्ली से लेकर मुंबई और पटना से लेकर जयपुर तक हर जगह दाल की कीमत में आग लगी हुई है। अगर व्यापारी अगर दोषी हो और व्यापारी के करने से मंदा तेज आए, दाल मिले आपको 500 रुपए किलो। क्यों? व्यापारी हमेशा तेजी चाहता है, जिससे माल हो, जिसने माल बेचना है वो तेजी चाहता है, वो मंदा नहीं चाहता। कोई भी हो, आप हो, मैं हो, चाहे मिनिस्टर माल बेचने बैठ जाए। जब जब चुनाव आता है हम देख रहे हैं कि
चीज़ों का दाम बढ़ता है वो सरकार की वजह से नहीं होता है, जमाखोरों के कारण होता है। वो इसका लाभ उठाने लगते हैं और जनता इससे परेशान होती है। मल्टीनेशनल जो कंपनी आई हुई हैं, जो जगह जगह स्टोर खोल रही हैं, इनको बहुत तादाद में स्टोर करके दाल रखना पड़ रही है, उसकी वजह से भी दाल महंगी हो रही है। दरअसल आयातित दाल 30 सितंबर तक भारत आनी है, लेकिन एक हफ्ते बाद भी अगर हालात नहीं सुधरे तो मतलब क्या है? क्या जमाखोर अभी भी बाजार पर हावी हैं? क्या दालों की मांग इतनी बढ़ गई है कि आपूर्ति काफी साबित नहीं हो रहे? क्या रिटेलर मनमानी कर रहे हैं? और इन सब के बीच असल सच तो यह भी है कि सरकार ने कभी दाल का उत्पादन देश के भीतर बढ़ जाए इस दिशा में ध्यान दिया ही नहीं। यानी एक तरफ प्याज और उसके बाद अब दाल, और इन सब के बीच महंगाई की गिरफ्त में देश। तो असल में सवाल यही है कि महंगाई का मुद्दा क्या सियासी मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के सामने अब छोटा लगने लगा है? आज तक ब्यूरो। हो तो यही रहा है। दरअसल जो न्यूनतम जरूरतें हैं वो सब कुछ हाशिए पर ढकेल दी गई है, और इसलिए बार बार यही सवाल, चुनाव के मौके पर क्या वाकई दाल रोटी का जिक्र होगा? यकीन जानिए, लग रहा था बिहार चुनाव है तो दाल रोटी ना सही लेकिन विकास का जिक्र तो होगा। लेकिन किसे पता था विकास भी हाशिए पर। कल तक नीतीश लालू कहते थे, अब बीजेपी के भीतर से भी आवाज आ रही है, ऊंची जाति का सीएम तो नहीं बनाएंगे। भारत रत्न की उपाधि से आप विभूषित करो आरएसएस के हेड को, लेकिन लालू यादव और हमारी पार्टी मुझे फांसी पर भी चढ़ा दोगे तो लालू यादव अपना आवाज बंद करने वाला नहीं है गरीबों का। कि सवर्ण बिहार में कोई मुख्यमंत्री एनडीए का नहीं होगा। आप घृणा ना फैलाएं। आरक्षण की व्यवस्था जो संवैधानिक है, जो था वही रहेगा। तो बिहार चुनाव की धुरी है जाति पर टिका वोट बैंक, जिसे शहदियाद संघ के मुखिया मोहन भागवत ने और नीतीश तक को मौका मिला कि सामाजिक न्याय का पाठ चुनावी राजनीति में घोल दिया जाए। बीजेपी की औकात क्या है आरएसएस के सामने? आरएसएस चीफ ने जब कोई बात कह दी तो वो अंतिम है। तो चुनाव जाति पर टिक जाए तो हिसाब किताब हर कोई जीत हार के साथ रख सकता है, क्योंकि सभी मानकर चलते हैं कि ऊंची जाति के वोट नीतीश लालू को जाएंगे नहीं, और सिर्फ यादव और मुस्लिम गठबंधन नीतीश लालू को सत्ता में लाएंगे नहीं। यानी सबकी निगाहें दलित वोट बैंक पर, क्योंकि बिहार में पिछड़ों की आबादी 50% से ज्यादा है और सभी पार्टियों की नजर इसी वोट बैंक पर है। आंकड़ों पर गौर करें तो अगड़ों की आबादी करीब 15%, मुस्लिमों की आबादी करीब 16%, दलितों की आबादी 16%, आदिवासियों की तादाद करीब 1%। ऐसे में 52% पिछड़ों की आबादी है। यानी बिहार की सत्ता पर काबिज कौन होगा, इसका बड़ा फैसला पिछड़ों के हाथ में है। तो सभी पार्टियों की नजर इसी वोट बैंक पर है। राजनीतिक दलों में यादव वोट बैंक पर कब्जा करने की कितनी होड़ लगी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महागठबंधन ने 64 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, तो एनडीए की तरफ से 26 यादव जाति के उम्मीदवार मैदान में हैं। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। इसका मतलब बहुत साफ है, आम आदमी से जुड़े मुद्दे हाशिए पर ढकेल ही दिए जाते हैं। लेकिन किसे पता था आम आदमी के नाम पर इस देश में एक पार्टी बनती है और उसके भीतर भी आम आदमी के सवाल हाशिए पर, और संघीय ढांचे को लेकर चर्चा। देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। केजरीवाल सरकार का ध्यान है किधर? एक तरफ जनता के मुद्दे तो दूसरी तरफ गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी सीएम को न्योता देकर संघीय ढांचे का सवाल। कल दिल्ली में संघीय ढांचे को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, यूपी के सीएम अखिलेश यादव, मणिपुर और मिजोरम के सीएम के अलावे बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अपने विचार रखेंगे। यानी मोदी सरकार से तालमेल बैठ नहीं रहा और संघीय ढांचे के तहत राज्यों को ही उनके अधिकार से केंद्र वंचित कर रहा है। यह सवाल दिल्ली में कल जरूर उठेगा। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल उठता है कि आखिर जनता के भी तो कुछ सवाल होते हैं, उन सवालों पर ध्यान दे तो कौन दे? क्योंकि जो सवाल दिल्ली की जनता से जुड़े हैं उसमें केंद्र सरकार से ज्यादा खुद की पहल से ही उसे सुलझाना और लागू करना केजरीवाल सरकार की जरूरत है। लेकिन उस तरफ ध्यान दिया कितना जा रहा है? मसलन दिल्ली में लोकपाल का सवाल अभी भी अधर में है। डेंगू से निपटने के लिए एमसीडी को कितनी मदद दी गई, ये मामला अब अदालत जा पहुंचा है।
प्याज की खरीदारी का सवाल पहले ही विवाद पैदा कर चुका है। वाईफाई हर के साथ जुड़ जाएगा, ये एक सपने की तरह हो चला है। नशा मुक्त दिल्ली होनी चाहिए, उसकी जगह नशा करने की उम्र तक कम करने पर बहस चल पड़ी है।